चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यहाँ पे आधुनिकतम का अर्थ है नए ज़माने के। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि पत्र की दुनिया जो है वो अजीबोगरीब है। पत्र जो काम कर सकता है वो आजकल का एसएमएस या ईमेल या फैक्स ये सब नहीं कर सकता। जो पत्र जो संतोष देता था आजकल के ईमेल और फैक्स या एसएमएस में हमें नहीं मिलता। पत्रों की दुनिया है तो बहुत अजीब गरीब। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े अन्य चीज़ों का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े हाथी थे। पर एक ज़माना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। पहले आपने फिल्म में सब देखा होगा किस तरह पहले ज़माने में कबूतर चिट्ठियाँ लेके जाते थे और जिसको वो चिट्ठियाँ देना होता था वहाँ पे कबूतर उड़ के वहाँ पहुँचा देता था, या फिर घोड़े या हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे डाकिये होने लगे, हम चिट्ठियाँ लिखने लगे और एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुँचाया जाने लगा। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, मैसेजेस और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ अपनी जगह है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। ये बात बहुत ही सही कही गई है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र तो एक ही होता है लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं, सिर्फ अलग अलग नाम दिया गया है। चाहे वह कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं। हमारे ही देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज और तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर यानी संभाल कर रखना, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे पत्र जो है वो हम हमेशा के लिए सहेज के रख सकते, संभाल कर रख सकते हैं। एसएमएस और जो ईमेल या फैक्स जो हम भेजते हैं वो कई दिनों तक या कई सालों तक हम उसे संभाल कर नहीं रख सकते, लेकिन पत्रों की बात अलग है। वो हम जितना साल चाहे उतना हम उसे संभाल कर रख सकते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे के तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं, यानी हर रोज़ डाकिया जो है हमें पत्र, जिसके भी नाम से पत्र आता है, उन्हें पहुंचाने का काम करते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं और जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखती है। अहमियत यानी महत्व, यानी आज भी भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, यानी इतने लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। जो भी आधुनिकतम साधन आया है उसके बावजूद भी लोग आज भी चिट्ठियाँ लिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन
1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। हरकारे यानी दूत, मैसेंजर्स। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया। तार यानी टेलीग्राम था। अभी टेलीग्राम कम है। पहले जब डाकिये चिट्ठियाँ लाते थे, जब फ़ोन वगैरह नहीं था, तब जल्दी संदेश पहुंचाने के लिए तार का उपयोग किया जाता है, यानी अंग्रेज़ी में उसे टेलीग्राम कहते हैं, जो काफ़ी छोटे और 2 या 3 अक्षरों में पूरा संदेश उसमें लिखा जाता है और वो बहुत तेज़ था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। यानी आज आप जो पढ़ रहे हो, आपके पाठ्यक्रमों में, इन योर सिलेबस, आपके पाठ्यक्रमों में आज पत्र लेखन भी है। ये इसलिए रखा गया है ताकि सभी बच्चे जाने कि पत्र लेखन क्या होता है। इसके लिए इसी प्रयास में डाक विभाग ने स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी विश्व डाक संघ जो है, उन्होंने पत्र लेखन का प्रतियोगिता, द लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन, दे स्टार्टेड organizing letter writing competition so that the students who are below 16 years, they know what is a letter writing. यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे आवाजाही यानी आना जाना, देहाती यानी गांव। तो लेखक कहते हैं आज भी देहाती में यानी गांव में सब चिट्ठियों का सिलसिला चल रहा है। वहाँ पे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन वगैरह नहीं है, आधुनिकतम साधन कम है, फिर भी वहाँ पे चिट्ठियाँ आज भी चल रही है। और जहाँ पे ये आधुनिक साधन हैं, वहाँ पे व्यापारिक डाक बहुत ही अधिक संख्या में लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। तह यानी गहराई, बारीकी यानी सूक्ष्मता, बेसब्री यानी अधीरता। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यानी आजकल हमारे पास व्हाट्सएप है, फ़ोन है, ईमेल है, ये सब फैक्स है, तो हमारी दूरी जो है घटा दी, क्योंकि तभी के तभी आप बुला सकते हो, तभी के तभी आप किसी से बात कर सकते हो, आपस में देख सकते हो। ऐसे साधनों का विकास हो गया है। यहाँ पे लेखक कहते हैं सैनिक जो हैं वो पत्रों का बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करता है, क्योंकि वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे टेलीफोन या कोई और चीज़ का उपयोग नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे अपने परिवार के लोगों से बंधन रखने के लिए वो लोग पत्र ही लिखते हैं और घर वाले भी उनको पत्र ही भेजते हैं। तो जब इन सैनिकों को पत्र मिलता है, जो उत्सुकता होता है, जो इंतज़ार करने के बाद जब पत्र मिलता है, जो खुशी होती है वो कहा नहीं जा सकता।
पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो कई लोगों ने अपने पुरखों की चिट्ठियाँ जो थे उसे सब सहेज कर अपने पास रखा हुआ है। इकलौता यानी अकेला, विकसित यानी बड़े, पुरखों यानी पूर्वज जो हमसे पहले थे, यानी हमारे पूर्वज लोग, संजोकर यानी संभाल कर रखना, विरासत धरोहर, उद्यमी व्यापारी, अनुसंधान यानी खोज। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एसएमएस या दूसरे संदेश जो आजकल हम जिसका उपयोग करते हैं वो हम ज़्यादा दिनों तक नहीं सहेज कर रख सकते, क्योंकि जब हमारा फ़ोन में मैसेजेस ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं ना। तो वो जो संदेश भेजा जाता है व्हाट्सएप द्वारा सब, वो अधिक दिनों तक नहीं रहता, लेकिन पत्र की बात कुछ अलग ही है, वो हम संभाल कर रख सकते हैं। इसीलिए तमाम महान हस्तियों की याद में हमने उनके लिखे गए पत्र को संभाल कर रखा है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है, यानी पत्र लेखन में। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना यानी मापदंड, टू मेजर। ओके, संग्रहालय इज म्यूजियम। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ अफसर थे, द ब्रिटिशर्स, what the letter they wrote to their family members, by reading those letters only we could know about our history। हमारे यहाँ पे जो हुआ है महासंग्राम, उसके बारे में से हमें उन्हीं पत्रों में से मिलता है। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी ऑलवेज गोज अराउंड, isn't it? He is not in one place always। तो एक जगह पे वो नहीं रहते, तो वो सारे भारत में घूमते रहते थे ये देखने के लिए, इस संग्राम के लिए, यानी जो अंग्रेज़ों के साथ हमारा संग्राम था उसके लिए वो हमेशा भारत में घूमते रहते थे। उनके नाम से जो भी पत्र आता था वो सिर्फ गांधी इंडिया लिखा जाता था, उसमें एड्रेस जो है, और उसी पते में आता था और वो गांधी जी के हाथ में पहुंच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। वो कल के लिए नहीं छोड़ते थे, हमेशा जब भी उनको कोई पत्र मिलता है, कोई उनको पत्र लिखता है, उनके हाथ में मिलते ही वो उनका जवाब दे ही देते हैं। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। गांधी जी हमेशा अपने हाथों से ही लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, यानी गांधी जी दोनों हाथ से बड़े सुंदर लिख सकते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, यानी जो भी पत्र गांधी जी उनको भेजते हैं जवाब में, वो उन्हें
प्रशस्ति पत्र यानी द अप्रिसिएशन लेटर व्हेन यू गेट द सर्टिफिकेट, इट इज़ केप्ट लाइक अ सर्टिफिकेट, वो उन्हें फ्रेम करके अपने पास रख लेते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। सो मेनी बुक्स आर देयर बेस्ड ऑन द लेटर्स। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र। ओके, पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हुए कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये सब पुस्तकें जो हैं सब पत्रों पर आधारित है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच जो पत्र लिखा गया था उसका सारा लेखा जोखा आपको महात्मा और कवि के नाम के पुस्तक में मिल जाएगा। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 से लेकर 1941 के बीच लिखे गए पत्रों को छापा गया, जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरूक किया गया और उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी मिलता है। जब भी हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को जान पाते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। डाक विभाग ही इट इज़ हैविंग द अनौपचारिक होते हुए भी उनका वो विभाग सबसे ज़्यादा उसमें गुडविल है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। जो भी आए, लेकिन चिट्ठी जो है वो हमेशा बनी रही है और आज भी वो उसको पत्र का उतना ही महत्व है जो पहले था। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, ढाणियाँ यानी कठिन रास्ता, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो आज भी जहाँ भी हो आप, चाहे वो आप आलीशान हवेलियों में हो या झोपड़ी में या फिर रेगिस्तान में हो या समुद्र तट पर, लेकिन सब जो हैं बेसब्री से पत्रों का इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाने होते हैं और इन सब सुविधाओं के लिए लोग डाकघर ही पहुंचते हैं। आज हमारे पास बैंक है, ऑनलाइन पेमेंट है वगैरह, ये सब है, लेकिन देहात में सब इसकी कमी होने के कारण आज भी लोग मनी ऑर्डर पर ही निर्भर करते हैं। आप जहां देखो, हर मोहल्ले में, हर गांव में, गली में, शहरों में आप डाकखाना अवश्य ही पाएंगे। यू कैन फाइंड पोस्ट ऑफिस एवरीवेयर। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। एक्चुअली पोस्टमैन इज गॉड फॉर देम बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु ब्रिंग्स मनी ऑन टाइम थ्रू मनी ऑर्डर।